टैक्स चोरी के आरोपों में मशहूर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। माना यह जा रहा है कि जांच अधिकारियों की कार्रवाई पुणे, मुंबई में भी चलती रहेगी। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर जांच का शिकंजा। करीब 5.5 घंटे तक तापसी अनुराग से पूछताछ। टैक्स चोरी के आरोपों पर आईटी अधिकारियों ने दागे सवाल। मुंबई से लेकर पुणे तक आयकर विभाग का एक्शन। इनकम टैक्स को लेकर सवालों के घेरे में है बॉलीवुड की ये दोनों बड़ी हस्तियां। छापेमारी का दौर कल शुरू हुआ। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर रेड पड़ी। लगे हाथ पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ का लंबा दौर चला। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, लिहाजा इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें एक्शन में आ गई। एक टीम ने तापसी पन्नू से पूछताछ की तो दूसरी टीम ने अनुराग कश्यप से सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक दोनों फिल्मी हस्तियों से सबूतों के आधार पर सवाल किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी के कई ठोस सबूत मिले हैं। उसके मुताबिक फैंटम फिल्म ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए वो दोनों मेल नहीं खाते। तापसी और अनुराग कश्यप फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में हैं। लिहाजा आयकर विभाग के अधिकारी वहीं पहुंचे थे। लेकिन अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रहे विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी जांच के दायरे में आ गए। लिहाजा बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सब के ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन उन सब से अलग आयकर विभाग की टीम आज लगातार दूसरे दिन भी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से जुड़े अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी जारी रखेगी। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस वक्त सीधे पुणे का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, आज भी जो पूछताछ होनी है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से, कितने घंटे तक ये पूछताछ का समय दिया गया है? क्योंकि दोनों शूटिंग शेड्यूल में व्यस्त हैं। ऐसे में क्या तैयारी है वहां पर आयकर विभाग की टीम की? किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? कहां पहुंचेगी ये टीम? देखिए नेहा, यहाँ पुणे में जो आयकर विभाग के दफ्तर है वहाँ पर जो हमने जाकर बार बार पूछताछ की है, बार बार जानने की कोशिश की है कि कहाँ पर रेड हो रही है, तो वो कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मुंबई सर्कल की ये पूछताछ हो रही है। मुंबई का जो बेलाड इलाके में जो सिंधिया हाउस है, जहाँ पर वो आईटी का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके ही सारे अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। और इसलिए पुणे के जो आईटी के इन्वेस्टिगेशंस के अधिकारी है, उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा जो 1 तारीख को अनुराग कश्यप पुणे में थे शूटिंग के सिलसिले में, तो जिन लोगों से उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई उनसे भी हमने बात की। जो शिवसेना की कामगार सेना है, उनकी जो नेता है रघुनाथ जी कुचिक, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 तारीख की शाम उनकी एक होटल में मुलाकात हुई थी, जो वहां पे उनके साथ वो अनुराग कश्यप
कॉफी पीने के लिए आए थे और जो बातें हुई वो सिर्फ बॉलीवुड की हुई, उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ पुणे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि यहाँ पर रेड कहाँ पर हो रही है या पूछताछ कहाँ पर हो रही है, क्योंकि पुणे में ना तो अनुराग कश्यप का कोई ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज उपाध्याय हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं अनुराग कश्यप के दफ्तर के बाहर से। पंकज, कल लगभग 5 घंटे तक पूछताछ, आज फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला। ऐसे में आप जिस जगह पर खड़े हैं वो दरअसल अनुराग कश्यप का दफ्तर है। यहां से कौन से ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है? देखिए, जहां तक आईटी डिपार्टमेंट का सवाल है, उनका कहना है कि उनके हाथ में दस्तावेज लगे हैं, एविडेंस लगा है, जिसको डिजिटल कन्वर्जन किया जा रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से वक्त भी लग रहा है। ये भी जानकारी बाहर आ रही है कि अगले 2 से 3 दिन और लग सकते हैं इन सर्चेस और रेड्स में। आखिर वो एविडेंस क्या है, किस तरीके का है, जो एलिगेशन टैक्स इवेजन की लगाई गई है उस पर एविडेंस कितना पुख्ता लगा है आईटी डिपार्टमेंट के हाथों में, ये तो ऑफिशियली आईटी डिपार्टमेंट के अलग अलग अफसरान फिलहाल कहने से बच रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि एविडेंस मिला है, उसका डिजिटल कन्वर्जन किया जा रहा है, इसीलिए वक्त लग रहा है और अगले 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि मुंबई में, पुणे में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि करीब 1 या 2 नहीं, यहां बल्कि 30 ऐसी अलग अलग जगह हैं जहां पर छापेमारी और सर्चेस करी जा रही है। अब इसमें अनुराग कश्यप हैं, तापसी पन्नू हैं, विकास बहल हैं और क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मधु मंटेना के साथ साथ कई और एग्जीक्यूटिव्स भी हैं जिनसे न सिर्फ पूछताछ करी जा रही है बल्कि उनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, दफ्तर हैं, जहां पर उनका संपर्क है, वहां पर भी सर्चेस करी जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज खेलकर। पंकज उपाध्याय दोनों संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और एनसीपी के नेता नवाब मलिक का क्या कुछ कहना है। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं, निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेंगे, जहां पर चुनाव को लेकर आज बीजेपी 2 अहम बैठक करने जा रही है। सुबह 11 बजे कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसके बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उसी में बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जय श्री राम। बंगाल में रैलियों की होड़ लग चुकी है। दिग्गज विरोधियों को मात देने में जुट गए हैं। सियासी हमलों का दौर भी जारी है। अब बारी है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का। बीजेपी ने मन बना लिया है कि आज या कल बंगाल और असम के चुनाव के पहले दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। कोलकाता की राजनीति का अहम केंद्र दिल्ली बन गई है, जहां चुनाव को लेकर आज से अहम बैठक होने जा रही है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय समेत 6 नेता दिल्ली पहुंचे हैं, जो टिकट बंटवारे को लेकर आज पार्टी नेतृत्व से बातचीत करेंगे। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बंगाल और अन्य 4 राज्यों के पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल बीजेपी की कोर टीम ने हर विधानसभा से 4-5 नाम चुने हैं, जिनमें से आखिरी नाम पर मुहर लगनी है। दूसरे फेज में ही नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट भी है, जहां से ममता के खिलाफ
पार्टी को उम्मीदवार तय करना है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारी तैयारी चल रही थी बैठक की और उम्मीदवार चयन की। उसका यहाँ की जो चुनाव समिति प्रदेश की है उनके सामने रखा गया है और उस समिति ने हर एक चुनाव केंद्र के लिए 3, 4, 5 तक नाम तय किया है, जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचेगा और वहां अंतिम निर्णय होगा, घोषणा हो जाएगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उम्मीदवारों के नामों की पहले घोषणा को लेकर टीएमसी खौफ में है। तृणमूल कांग्रेस इतना डरे हुए है, जो हर चुनाव में तृणमूल सबसे पहले अपना प्रार्थी लिस्ट घोषणा कर देते हैं। इस बार तृणमूल इतना डर रहा है, जो जिनका नाम प्रार्थी लिस्ट का घोषणा कर देंगे वो बाद में बीजेपी में न चला जाए। इसीलिए अभी प्रार्थी लिस्ट घोषणा करने का वादा करके भी, घोषणा करने का निर्णय लेके भी फिर पीछे हट रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि ममता की हरी झंडी मिलते ही शुक्रवार को सभी 294 सीटों के लिए एक साथ नामों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कोलकाता से पौलमी साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव महज नेताओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसमें बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार्स भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बंगाल में स्टार वॉर पर एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में फिल्मी सितारों का आना जारी है। ताजा नाम है सायंतिका बनर्जी का। सायंतिका ने टीएमसी का दामन थामा है। मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। सायंतिका फिल्मी सितारों की उस लंबी फेहरिस्त का ताजा हिस्सा हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के गर्मागर्म चुनावी संग्राम का हिस्सा बनना स्वीकार किया है। नोटो बार नॉट आउट फिल्म से चर्चित सायोनी घोष भी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई है। महीने भर पहले बांग्ला एक्ट्रेस सायोनी तब सुर्खियों में आई थी, जब मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। तथागत रॉय ने एक मीम साझा करने पर सायोनी पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया था। टीएमसी से जुड़ने वालों में कौशानी मुखर्जी भी शामिल है। कौशानी सोशल मीडिया में काफी सक्रिय है और इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन बीजेपी की झोली भी खाली नहीं है, वहाँ भी सितारों की कमी नहीं है। लव स्टोरी, वक्त, लेडीज स्पेशल जैसी कई हिट फिल्में देने वाली पायल सरकार ने बीजेपी का कमल थामा है। फेसबुक पर पायल के 30 लाख फॉलोअर्स हैं। तो इसमें ग्रुपिज्म का कोई सवाल है नहीं, ये मेरा अपना चॉइस है। टॉलीवुड एक्ट्रेस श्रावंती चैटर्जी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू करने वाली श्रावंती के भी सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन बंगाली फिल्मों से जो लोग बीजेपी में आए हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम यशदास गुप्ता का है। यश बंगाल के घर घर का जाना पहचाना नाम है। गैंगस्टर, बंदनी और बसेरा जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबियों में वो रहे हैं। ऐसे में उनका बीजेपी में आना चर्चा का विषय रहा है। ना वो मुझे कहेंगी ना मैं उन्हें कहूँगा। हर बात पे हमें सेम पेज में होने की जरूरत नहीं है। अलग विचारधाराएं हो ही सकती है और उस चीज की इज्जत मैं करता हूँ। साफ है, बंगाल की सियासत में स्टार वॉर जारी है। बीजेपी हो या टीएमसी, सितारों की कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। बात अब बिहार में बढ़ते अपराध की करेंगे। राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने उसकी मां की हत्या कर दी। उधर नालंदा में एलआईसी अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यूपी के हाथरस जैसा कांड अब बिहार के पटना में हुआ है। फतुहा इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को मनचलों ने मार डाला। घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ मनचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे घर के घेरने था, तारों का नहीं 40 का था। हमारे अतिभाई थे जहाँ मैं हल्का में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा। लाइन के नहीं रोता, रोड के नहीं रोता, मैं धाई था मार दिया। मतलब कोई पहले से लड़ाई उड़ा है? पुलिस में गेल है। लड़ाई पहले से जी ना, हमें तो कोई अति नहीं, पहले से करते रहता था वो। अब छपरा की ये तस्वीरें देखिए।
जहां पुलिस की एक गाड़ी को नाराज भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। कुछ अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात ऐसे हो गए कि इलाके में शांति बहाली के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। लोगों का यह गुस्सा एक वार्ड मेंबर की लाश मिलने के बाद फूटा। मंगलवार रात से वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। बुधवार की सुबह लाश मिली। सद्दाम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह है। 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन सबसे हैवानियत का मंजर दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा में। रविवार को वहां एक LIC अफसर की हत्या कर दी गई थी। खून के प्यासे क्रूर अपराधियों ने लाठी रॉड और ईंट से पीट पीट कर मार डाला। वारदात की CCTV तस्वीरें हत्यारों की करतूतों की गवाही दे रही हैं। एक लोजपा नेता के नाम आ रही है। अनुसंधान का विषय है। कोई भी नेताजी हो या जो भी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी घटना की गई होगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने वाले इन मामलों में से किसी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से राजेश कुमार झा और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ रंजीत कुमार सिंह, नालंदा आज तक। कोरोना के मामलों में कल बड़ा उछाल महाराष्ट्र में देखने को मिला है। मुंबई में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। एक दिन में 6 लोगों की जान गई। 1121 नए केस सामने आए हैं। गनीमत ये रही कि तीसरे दिन कोरोना का टीका लगाने का काम पटरी पर आता दिख रहा है। हम इस वक्त मुंबई के BKC वैक्सीनेशन फैसिलिटी में है। ये वही फैसिलिटी है जहां का कल एक वीडियो वायरल हुआ था। भीड़ काफी जिसमें दिखाई दे रही थी। आज जो दृश्य है वो बदल चुका है। बाहर गर्दी नहीं है, अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉक इन पेशेंट्स के लिए शुरू है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन एरिया भी। गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है वो प्राइवेट फैसिलिटीज से ज्यादा वैक्सीनेशन इस वक्त कर रही है। तकरीबन 1 से 1.5 हजार वैक्सीनेशन हर रोज किए जा रहे हैं। तो कोविन ऐप के सर्वर की बात करें या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज की बात करें, मुंबई में तीसरे दिन अगर आप देखें तो जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ हो गया है, स्ट्रीमलाइन हो गया है, जिससे लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं हो रही। 62 साल की शहनाज सुंदरानी मजगांव में पिछले 1 साल से कोरोना के डर से अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। आज वो वैक्सीन लगवाने के लिए BKC वैक्सीनेशन सेंटर आई हैं और यहाँ के इंतजामों से काफी खुश हैं। जैसे ही इन्होंने स्टाफ को बताया कि इन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है, तुरंत व्हीलचेयर मुहैया कराई गई। आज पहली बार समझो देखो तो मैंने आज पहली बार दिन में बाहर निकल के मैंने सूरज को देखा है, सूरज की रोशनी को देखी है और इतनी खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर कि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी और ये कोरोना की ये महामारी में से हमको लगता है कि हम बाहर निकल पाएंगे और हमारी जो रूटीन लाइफ है, जिंदगी है, वो हम जी पाएंगे। ये वर्ली का SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। प्राइवेट अस्पताल होते हुए भी यहाँ पिछले 2 दिन से बुजुर्गों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही थी, पर अब यहाँ भी 1-1.5 घंटे के अंदर वैक्सीन लगवाकर बुजुर्ग घर लौट रहे हैं। तो काफी सब स्मूथली जा रहा है। आज सुबह से 8:30 से लोग आ रहे हैं। हमने 9 बजे चालू कर दिया, लेकिन आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐप भी जल्दी खुल गया, हम अपलोड रियल टाइम में कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 तो हो गए हैं। बढ़िया फैसिलिटी है, वेरी यूजर फ्रेंडली, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हर जगह मिल रहे हैं और लगभग 60 से 75 मिनट के अंदर वैक्सीन मिला है। अभी आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, मगर बहुत बढ़िया, सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हमने किए। थैंक यू। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख मास्क न पहनने वालों के लिए और सख्ती की जा रही है। मुंबई 12 पुलिस जोन में बटी है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि हर जोन से मास्क न पहनने पर कम से कम 1000 लोगों पर जुर्माना लगाया जाए, जो 200 रुपए है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरियां कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। तो सवाल यह है कि निजी क्षेत्र में नौकरी का पैमाना योग्यता होगा या किसी तरह का आरक्षण। भोपाल में तैयारी करती शालिनी अगर हरियाणा में नौकरी करना आप चाहेंगी
तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी। आखिर क्यों? ग्वालियर की समृद्धि के हरियाणा के किसी शहर में अब रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। आखिर क्यों? लखनऊ में पढ़ाई करते अखिल अब अगर सोच लें कि इन्हें हरियाणा के किसी शहर में इनकी काबिलियत पर नौकरी मिल जाएगी, तो अब इसके चांस 25% ही बचे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार में उस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई, जो कहता है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में अब 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोग ही पाएंगे। यानी हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी। यानी हर 4 में आखिरी बची एक प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिल पाएगी। केवल मात्र इंडस्ट्री नहीं, किसी भी तरह के रोजगार में, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप में हो, LLP के अंदर हो, हर प्रकार के रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% लोकल रिजर्वेशन अब प्रदेश के अंदर अनिवार्य रहेगी। तो सवाल हुआ कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा के नियम के मुताबिक हरियाणा के ही लोगों को अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने ये सवाल डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से पूछा। आज तक के अंदर भी अगर कैमरामैन 50,000 से कम तनख्वाह ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है, तो जरूर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आज 50,000 से नीचे की एम्प्लॉयबिलिटी है और वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं मांगती, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे बेसिक काम करने वाला फिटर क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, उसके अंदर बिल्कुल अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में, पुराने को हटाने की बात नहीं है, जो भी नया रोजगार हरियाणा प्रदेश में पैदा होगा उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की। अब जरा इस आरक्षण के नियम पहले जान लेते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी नौकरी में देने का विधेयक नई स्थापित होने वाली और हरियाणा में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में मिलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी निजी कंपनी को 3 महीने में यह बताना होगा कि 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना, तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेगी, उसे सरकार कहती है कि इंसेंटिव देगी। सवाल ये उठता है कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल नहीं? नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है, तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में क्यों नौकरी के समान हक से दूर किया जाता है? अब इस पर हमने पहले युवाओं से बात की। सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हरियाणा को ही सबसे आगे रखा जाए, क्योंकि वैसे भी कोविड टाइम्स चल रहा है, तो आजकल वैसी जॉब्स मिलना थोड़ा टफ हो रखा है। बोलते हैं हमें बोलना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो ये एक नेशन कहाँ रहा? फिर हम इस तरह से टैलेंट को रोक रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। नौकरी लगा दे हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। नौकरी लगा के दे हमारी, तब तो हम जाए ना। भैया जॉब लगा के दो, चले जाते, क्या दिक्कत है? तो क्या हरियाणा सरकार का एक ऐसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक योग्य आदमी खोजने के लिए महीनों इंटरव्यू करने वाली प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस पर स्थानीय बेरोजगार को आरक्षण देने का क्या असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में एक्सपर्ट के साथ। सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। कल हमने आपको जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, जो 25 फरवरी के सीज फायर समझौते के बाद पहली ग्राउंड रिपोर्ट थी। आइए हम आपको आज इसकी अगली कड़ी दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जम्मू सेक्टर, जो सीज फायर उल्लंघन के केंद्र में रहता है,
लेकिन समझौते के बाद बंदूकें शांत हुई हैं और भारत सतर्क रहते हुए शांति को संपूर्णता में स्थापित करने में जुट गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कोई भी आकर कोई सिविलियन आता है और एक तरह से वीरता शौर्य को सामने सामने देखना चाहता है, वो आके देख सकता है। टूरिज्म कितना बड़ा संकेत होता है नॉर्मलसी का? मैडम, इसके बारे में जहाँ तक जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये दूसरे बॉर्डर से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है और हम इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं। तो इसको जो है नॉर्मलसी की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, जो है अच्छे हमारे रिलेशन रहें। जैसे अभी सीज फायर हो गया है, हम तो शुरू से ही सीज फायर के हक में रहे हैं और ये अच्छा है कि दोनों साइड की गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर डिसीजन लिया और सीज फायर डिक्लेयर किया। और उसके साथ साथ जो जहाँ का बॉर्डर टूरिज्म है, हमारी लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो देशवासी है ज़्यादा से ज़्यादा इधर आए और बॉर्डर की क्या स्थिति है, बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलसी कैसे है। वीरों की एक पेड़ को यहाँ पर एक तरह से पत्तियों के तौर पर खिल रहे हैं, वो उस पर ये डिपिक्ट किया गया है कि कैसे कैसे हमारे शहीद लोग जो है उन्होंने काम किया फोर्स के लिए और देश की सुरक्षा में अपना योगदान डाला है। हमारे पास वॉरियर गैलरी है जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे 71 वार से लेकर के अभी तक के जो शहीद ऑफिसर, एसओ और हमारे जवान रहे हैं, उनकी क्या क्या सूरबीरता की कहानियां जो है लिखी हुई है। ये जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का ऑक्ट्रॉय पोस्ट है, जो आजादी से पहले टैक्स कलेक्शन की जगह हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद की 3 लड़ाइयों में इसी सरहद से होकर हमारे वीरों ने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया। तो बीएसएफ सिर्फ देश की सीमाओं को नहीं संजो कर रखता है, बल्कि विरासत को और इतिहास को भी संजो कर रखता है। ये एक अद्भुत पेड़ है अपने आप में। ये बीपी नंबर 918 आप देख रहे हैं। इस पेड़ के बीचों बीच, यहाँ तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैंने जैसे ही ये कदम रखा मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूँ। लेकिन अगर इस पेड़ की पूरी परिक्रमा आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पेड़ के भीतर वो बॉर्डर पिलर है, जो कि आज भी इसकी जड़ों के बीच आपको ये साफ नजर आ जाएगा। ये ईंटें आपको नजर आ जाएंगी जिन पर जड़ें और पक्की हो चुकी हैं। तो जो आजादी से पहले का 2 रियासतों के बीच की ये एक सीमा थी, वो पिलर्स यहाँ पर बॉर्डर के पिलर्स ही माने गए थे। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि सरहद की रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। सर, यहाँ जो आपने तिरंगा लगाया है इतना ऊंचा, जी कहते हैं सियालकोट से नजर आ रहा है वो तिरंगा। हाँ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी इतनी ऊंचाई पर तिरंगा नहीं लगा। जी हाँ, ये एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से ये, कि उनके सहयोग से यहाँ पर एक ये जो 131 फीट का जो झंडा यहाँ पर लगाया है, हमारा तिरंगा झंडा, ये सियालकोट से भी नजर आता है और हमारे आरएसपुरा से भी नजर आता है। आपकी सोच क्या थी? इसमें यही था कि मतलब जो यहाँ पर हमारा झंडा सबसे ऊंचा सभी जगह और खास करके पाकिस्तान को नजर आए। इस सीमा पर बीएसएफ के तमाम पोस्ट हमेशा चौकस निगाहें दुश्मन पर रखते हैं। हालांकि चूंकि इस रास्ते का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान यहाँ झूठी शराफत दिखाने का प्रयास करता है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जहां पर जो आम लोग हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बॉर्डर जीरो लाइन कैसे दिखती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलाके में इस तरह का एक प्रयास हो तो वो बहुत कठिन होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी आपको नजर आएगा जहां पर लोग आकर तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ड्यूटी होती है वो किसी तरीके से कम होती है। इसके साथ साथ लगता हुआ ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वो पूरी सीमा जिससे आगे बढ़ते हुए सारे पोस्ट रहते हैं जहां पर हमारे जवान दिन रात तैनात रहते हैं। यानी ये जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसे तिरंगे को यहां पर लगाया गया है 131 फीट के, जो कि सियालकोट से नजर आ जाता है। इतना ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ऐलान करता हुआ, ये विजय पताका की तरह यहां पर फहराता हुआ और वहां पर
आम नागरिक जो हैं, जो जम्मू आते हैं घूमने के लिए या फिर यहीं के रहने वाले हैं, वो सब यहाँ पर आ सकते हैं और आगे क्रॉस करके उन्हें जीरो लाइन तक जाने की अनुमति रहती है। अब अगर पर्यटन यहाँ पर आए तो पर्यटन अपने आप में नॉर्मलसी का संकेत हो जाता है। एक तरफ सीज फायर की शुरुआत वापस हो चुकी है यहाँ पर और उस पर लोगों का आना अगर बढ़ता है, जो कि वीकेंड पे अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो जो सामान्य जिंदगी है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बहाल होगी, शांति अमन खुद ब खुद कायम। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक।